नमस्कार। भारत में शिक्षा की संरचना और प्रबंधन, इस पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों पर हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं। और जब शिक्षा के प्रबंधन की बात होती है तब आज के दौर में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोगों की बात ना हो, यह संभव नहीं। जब हम शिक्षा में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के प्रयोग की बात करते हैं तब हमारी बात केवल शैक्षणिक संदर्भों तक सीमित रह जाए ऐसा नहीं है। आज सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी अर्थात आईसीटी शिक्षा से जुड़े प्रत्येक आयाम को प्रभावित कर रही है, चाहे वह कक्षा शिक्षण अधिगम हो, चाहे वह कक्षा के बाहर का शिक्षण अधिगम हो, चाहे वह आकलन और मूल्यांकन हो, चाहे वह शैक्षणिक सामग्री का प्रबंधन हो, संसाधनों का प्रबंधन हो, विद्यालय प्रबंधन हो, मानव संसाधन प्रबंधन हो। ऐसा कोई आयाम नहीं है जिसमें सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी अर्थात आईसीटी अपनी उपयोगिता प्रदर्शित नहीं करती। इस चर्चा सत्र में मैं आपके साथ अभिलेख रखरखाव और संसाधन प्रबंधन में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इस पर विस्तार से बात करूंगा। यदि हम अभिलेख रखरखाव और संसाधन प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहला आयाम डाटाबेस प्रबंधन ही है। डाटाबेस क्या है? विभिन्न प्रकार के आंकड़े, चाहे वह व्यक्ति से संबंधित हैं, वस्तु से संबंधित हैं, स्थान से संबंधित हैं, उन आंकड़ों का विशाल संग्रह डाटाबेस कहलाता है। किसी भी संस्था में यदि हम डाटाबेस प्रबंधन ठीक से करते हैं तो यह हमें भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायता करता है, नीति निर्धारण में हमारी मदद करता है। और ऐसा करने के लिए हम लोग अक्सर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या जिसे शॉर्ट में ईआरपी कहते हैं, हम ईआरपी का प्रयोग करते हैं। यह एक एंटरप्राइज वाइड सूचना प्रणाली है जिसमें सभी संसाधनों, सूचनाओं, संगठन के सभी प्रक्रियाओं, इन सब को एक साथ समन्वित रूप से करने के लिए, इसमें सम्मिलित सभी गतिविधियों को समन्वय रूप से करने के लिए निर्मित या डिजाइन किया जाता है। एक तरह से ईआरपी एक डाटाबेस और एक मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन होती है जो किसी भी संस्था के सभी विभागों से सूचनाओं का सतत संग्रह करती है। जब हम मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक संस्था अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रणाली में अनावश्यक मॉड्यूल लोड किए बिना जो उसमें उपलब्ध मॉड्यूल हैं उनका चयन कर सकती है, उन्हीं में परिवर्तन कर सकती है। किसी भी प्रकार का संस्थान हो, चाहे वो छोटा संस्थान हो या बड़ा संस्थान, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो या व्यावसायिक संस्थान, ईआरपी का प्रयोग सब जगह किया जा सकता है। इसके कई सारे मॉड्यूल हैं, जैसे वित्तीय प्रबंधन का मॉड्यूल है, संसाधन प्रबंधन का मॉड्यूल है। सारा प्रबंधन ईआरपी में होता है, परंतु किसी भी इस प्रकार की प्रबंधन प्रणाली को ईआरपी कहने के लिए उसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक मॉड्यूल को एक डेटाबेस के रूप में संयुक्त करने की आवश्यकता होती है। ईआरपी वास्तव में किसी भी प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करने में उपयोगी साबित हो सकती है और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थाओं में कई बार कार्यरत व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। कई बार वे विभिन्न श्रेणियों में विभक्त होते हैं। जैसे विद्यालय की हम बात करें तो वहाँ विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, ऑफिस स्टाफ है, प्रयोगशाला स्टाफ है, दैनिक कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, नियमित और अनियमित कर्मचारी हैं। बड़े विश्वविद्यालयों में आप जाएंगे, परीक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, प्रवेश विभाग के कर्मचारी हैं, स्थापन विभाग के कर्मचारी हैं। तो कुल मिलाकर के कई श्रेणियों पर व्यक्ति होते हैं और उन सब के प्रबंधन में ईआरपी हमारी मदद करता है। ये हमारी मदद इसलिए करता है क्योंकि ये समय और धन दोनों के उपव्यय को रोकता है। दोनों अधिक खर्च नहीं होते। फीस एकत्रीकरण, जमा करना, अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्राप्त करना,
इन सब में इतना समय लग जाता है कि उस समय को हम ईआरपी के माध्यम से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। आंकड़ों का बेहतर ढंग से प्रबंधन हो जाता है, क्योंकि ईआरपी का मूल केंद्र ही डाटाबेस प्रबंधन है। तो किसी भी संस्था के आंकड़ों को ऐसे रूप में व्यवस्थित करके रखा जा सकता है, उसको पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है कि हम अपनी आवश्यकता और ज़रूरत के अनुसार सूचना उसमें से प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि इसमें फायरवॉल व अन्य सुरक्षा उपकरण जुड़े होते हैं, इसलिए आंकड़ों की सुरक्षा और आंकड़ों का बैकअप दोनों ईआरपी की विशेषता होती है। बहुत सारी जो मूलभूत प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे अवकाश का प्रबंधन है, वेतन का प्रबंधन है, यह सारी प्रक्रियाएं संयुक्त हो जाती हैं, तो उनके इससे आंकड़ों का प्रसंस्करण और सूचना निष्कर्षण आसान हो जाता है। चूंकि सॉफ्टवेयर आधारित है, अधिकांशतः स्वचालित होता है, इसलिए प्रसंस्करण में, प्रोसेसिंग में कम समय लेता है। आंकड़ों के विश्लेषण में सहायता मिलती है, जिससे उचित निर्णय लिए जा सकते हैं। इस समय की बचत करता है, अध्यापकों की उपस्थिति व अन्य आंकड़ों को संभालने का काम करता है। तो ये शैक्षणिक अधिगम विधियों में भी अध्यापकों को अधिक समय मिल पाए और वह अपना समय अन्य प्रक्रियाओं की बजाय शिक्षण अधिगम में लगाएं, इसका भी व्यवस्था ईआरपी के माध्यम से हो जाती है, क्योंकि ईआरपी उनके बहुत सारे ऐसे कार्य कर लेता है जो कार्य करने में उन्हें अत्यधिक समय गंवाना पड़ सकता है। फिर भी ईआरपी एक अच्छी व्यवस्था है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे इसकी अधिक कीमत होना। तो यदि संस्थान बड़ी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो संस्थान के लिए शायद ईआरपी बेहतर विकल्प है। लेकिन जो छोटे संस्थान हैं, जहाँ कम कर्मचारी हैं, जहाँ बहुत सीमित प्रकार के कार्य होते हैं, वहाँ शायद ईआरपी उतना लाभकारी नहीं होता। लंबे अवधि के लिए, बड़े उद्यमों के लिए, बड़े संस्थानों के लिए, बड़े विश्वविद्यालयों के लिए अधिक प्रभावी होता है। हो सकता है कि छोटे उद्यम, छोटी संस्थाओं के लिए उतना प्रभावी, उतना किफायती ना हो। इसमें टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए कई बार जो नया व्यक्ति ईआरपी से जुड़ता है, उसको प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसको प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा लगती है, परंतु धीरे धीरे इसका यदि हम प्रशिक्षण उनको सतत रूप से दें, तो इसका समुचित लाभ इसके सभी उपभोक्ता उठा सकते हैं। डेटाबेस प्रबंधन के बाद आईसीटी से जुड़ा जो अगला महत्वपूर्ण आयाम है, वह है अभिलेख रखरखाव। किसी भी संस्था में बहुत प्रकार के दस्तावेज होते हैं, बहुत प्रकार के अभिलेख और रिकॉर्ड होते हैं। कई बार वो बीते समय की विकासात्मक प्रक्रियाओं की जानकारी देते हैं, कई बार वे विद्यार्थियों के विकास के प्रमाण होते हैं, जिसमें उनका शैक्षणिक विकास, कोर्स स्कॉलस्टिक डेवलपमेंट, प्रशासकीय आयाम और विद्यालय संबंधी तमाम चीज़ों के अभिलेख होते हैं। उसमें बहुत सारे क्रियाकलापों की सूचना होती है, विद्यालय की वृद्धि और विकास को निर्देशित करने वाले बहुत सारे अभिलेख किसी भी संस्था में उपलब्ध होते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की यहाँ मैं चर्चा करना चाहूँगा संक्षिप्त में। जैसे प्रवेश रजिस्टर। एक विद्यालय में जब कोई विद्यार्थी प्रवेश करता है, तो विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर में उसने किस दिन प्रवेश लिया, उसका पूरा विवरण लिखा जाता है। जैसे जैसे वो कक्षाओं में आगे बढ़ता जाता है, उस रजिस्टर में उसके कक्षाओं को आगे बढ़ाया जाता रहता है। तो जब तक एक विद्यार्थी एक विद्यालय में रहता है, उसके प्रवेश से निकास तक की सतत जानकारी उस रजिस्टर में रहती है। दूसरी उपस्थिति पंजिका होती है। सामान्यतः इसका रखरखाव अध्यापक करते हैं, कक्षा अध्यापक करते हैं। दैनिक आधार पर प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक कक्षा में कौन से विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, क्या वे निरंतर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उन कितने दिन उपस्थित हैं, कितने दिन अनुपस्थित हैं, कितनी उपस्थितियाँ अनुपस्थितियाँ उन्होंने अध्यापक की जानकारी मिली है, कितनी ऐसी छुट्टियाँ हैं जिन्होंने अध्यापक को बिना जानकारी मिली हैं। तमाम तरह की जानकारी इस रजिस्टर में रहती है। लॉगबुक किसी भी विद्यालय में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों का विवरण होता है। यदि वहाँ कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उस कार्यक्रम का उसमें विवरण होता है। विद्यालय ने कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसका विवरण उसमें होता है। तो इस सत्र अनुसार, दिनांक अनुसार क्रमबद्ध ढंग से लॉग बुक में सारी जानकारी एकत्र की जाती है। विद्यालयों में एक आगंतुक पंजिका होती है। जब कोई विशिष्ट व्यक्ति विद्यालय में आते हैं, विद्यालय का दौरा करते हैं, वे अधिकारी हो सकते हैं, वे सम्मानित समाज के सदस्य हो सकते हैं, वे हमारे पूर्व छात्र हो सकते हैं। तो वे जब आते हैं, वे अपने अनुभवों को उसमें लिखते हैं। उन्होंने विद्यालय के दौरे में क्या अनुभव किया, क्या चीज़ें पाई, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ें विद्यालय की विशिष्टताएं हैं, इन सब के विषय में वे अपने विचार आगंतुक पंजिका में लिखते हैं। स्टाफ और विद्यार्थियों की एक व्यक्तिगत फाइल होती है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक अध्यापक, प्रत्येक स्टाफ के संबंध में व्यक्तिगत जानकारी होती है। उनका जन्म, उनकी जन्म तिथि, उनके जाति प्रमाण पत्र के आंकड़े, उनके आर्थिक
परिवार की आर्थिक स्थिति के आंकड़े, उनके माता पिता की जानकारी, तमाम तरह की जानकारी इस प्रकार की फाइल में रखी जाती है। एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको हम संचयी अभिलेख कहते हैं। जब विद्यालय में अध्ययनरत है तब से उसके सभी विकासात्मक सूचनाओं, चाहे वे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हो, भावात्मक विकास से संबंधित हो, गत्यात्मक बुद्धि और विकास से संबंधित हो, उन सब का एक संचित रिकॉर्ड रखा जाता है जिसको हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड या संचयी अभिलेख प्रपत्र कहते हैं। इसके बाद आता है विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड। एक सत्र में विद्यार्थी ने क्या शैक्षणिक प्रगति की, प्रत्येक माह में, प्रत्येक ट्राइमेस्टर के दौरान, सेमेस्टर के दौरान, एक त्रिपक्षीय त्रैमासिक तौर पर, छमाही के तौर पर और वार्षिक तौर पर उसकी विभिन्न विषयों में, उसके क्रियाकलापों में उसकी क्या प्रगति रही, इसकी सूचनाएं उसके रिपोर्ट कार्ड अर्थात प्रगति पत्र में अंकित होती हैं। कुछ विद्यालयों में एक स्टाफ गतिशील पंजिका या समय पंजिका रखी जाती है जिसमें स्टाफ कब विद्यालय आता है, कब विद्यालय से जाता है, कितने समय विद्यालय रहता है, यदि एक कक्षा से दूसरी कक्षा उसका स्थानांतरण किया गया है, एक संस्था से दूसरी संस्था उसको भेजा गया है, उसको कोई काम सौंपा गया है, इन सब की जानकारी इसमें होती है। इसके अलावा विद्यालयों में पुस्तकालय रिकॉर्ड होते हैं जिसमें स्टॉक रजिस्टर होता है, पुस्तकें जारी करने वापस करने का विवरण होता है। ये सब रख रखाव लाइब्रेरियन करता है, लेकिन आजकल ये कार्य पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। स्टॉक पंजिका होती है जिसमें विद्यालय में जितनी चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे वो उपकरण हैं, सामग्रियां हैं, प्रयोगशाला की सामग्रियां हैं, उन सब का विवरण दर्ज होता है। एक संपत्ति पंजिका होती है जिसमें विद्यालय की स्थायी और अप्रयुक्त संपत्ति का पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाता है। एक कैश बुक होती है जिसमें वित्तीय लेन देन का ब्यौरा रखा जाता है, कितनी धनराशि शुल्क के तौर पर आई, कितनी धनराशि कहाँ खर्च की गई, किसको वेतन में दी गई, किसी वस्तु को, सामग्री को खरीदने में दी गई, किसी निर्माण में खर्च हुई, ये सारी चीज़ें कैश बुक का हिस्सा होती हैं। इतने तरह के यदि रिकॉर्ड हैं तो कभी कभी हमें ये लगता है कि हम इनका प्रबंधन कैसे करेंगे। एक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के लिए इतने प्रकार के रिकॉर्ड्स का प्रबंधन करना दुरूह कार्य है। ऐसे में आईसीटी आपकी मदद करती है। रिकॉर्ड व्यवस्थीकरण में आईसीटी के तमाम आयाम, चाहे वो कंप्यूटर और डिजिटल लाइब्रेरी हो, ईमेल हो, इंटरनेट हो, ये सब सूचना संग्रह में उपयोगी होते हैं और इन सब का उपयोग किया जाता है। हम आईसीटी के माध्यम से सूचनाओं का संग्रह करते हैं, उनका वितरण करते हैं, उनका निष्कर्षण करते हैं और इसके लिए बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर हम प्रयोग करते हैं। इससे लाभ ये होता है कि हमें सारी जानकारी एक साथ प्राप्त हो जाती है, हमें निर्णय लेने की बेहतर अवसर मिल जाते हैं, समस्या समाधान की योग्यता हमें विकसित हो जाती है। हम कहते हैं हम एक तरह के पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन या कागज मुक्त प्रशासन की तरफ बढ़ रहे हैं। कागज मुक्त प्रशासन का अर्थ ये होता है कार्य करने का ऐसा वातावरण जहां कागज का प्रयोग नहीं होता या बहुतायत रूप से कागज का उपयोग कम किया जाता है, जहां दस्तावेज व अन्य सभी कागजात को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इससे समय, राशि और स्थान की बचत होती है। सूचना संग्रह, निकालना और बांटना सरल हो जाता है। उत्पादकता में वृद्धि होती है। कागजी कार्रवाई में होने वाले समय से बचा जा सकता है। कागज खरीदने में होने वाले खर्च से बचा जा सकता है। हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी ये हमारा मदद करता है। यदि हमें अध्यापकों और स्टाफ के बीच कार्यों का आवंटन करना हो वार्षिक तौर पर, सेमेस्टर के अनुसार, तो ये भी हम कर सकते हैं। हम विद्यालय कैलेंडर बना सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसके लिए उपलब्ध हैं जो कार्य आवंटन का काम करते हैं। जैसे गूगल कैलेंडर एक बड़ा अच्छा उपकरण है। गूगल ये सुविधा आपको निःशुल्क देता है। ये एक वेब आधारित समय और कार्य प्रबंधन ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसको वेब ब्राउज़र की सहायता से आप देख सकते हैं। गूगल के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनमें गूगल कैलेंडर एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इसका उपयोग विद्यालय क्रियाकलापों का कैलेंडर तैयार करने के साथ तो किया ही जा सकता है, साथ ही इसकी सूचना बड़ी आसानी से स्टाफ के साथ, माता पिता के साथ, अध्यापक के साथ, विद्यार्थियों के साथ साझा की जा सकती है। मान लीजिए आपको कोई एक परिचर्चा का आयोजन करना है तो आप उस परिचर्चा को अपने कैलेंडर में एक तिथि अंकित करते हैं, गूगल कैलेंडर में उसका समय और तिथि निर्धारित करते हैं और उसके बाद उसमें ऑप्शन आता है कि इसको किसके साथ आपको शेयर करना है। जिसके साथ शेयर करना है उसकी ईमेल आईडी वहाँ टाइप करिए और सेंड का बटन दबा दीजिए, तो उस कार्यक्रम की समस्त सूचना, उसका प्रपत्र, उसका समय, उसकी तिथि और यदि वो ऑनलाइन है तो उसका लिंक तक आपके सभी स्टेक होल्डर, सभी हितधारकों तक स्वतः पहुंच जाता है। आप इसमें रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, ईमेल टेक्स्ट संदेश ले सकते हैं, पॉपअप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको गूगल कैलेंडर से मिलती है और सारी सुविधाएं गूगल कैलेंडर आपको उपलब्ध कराता है। समय प्रबंधन के लिए, प्रोजेक्ट प्रबंधन के लिए, विद्यार्थी क्लब और अध्ययन समूह के निर्माण के लिए गूगल कैलेंडर बहुत उपयोगी है,
कई बार अध्यापक विद्यार्थियों को समय से प्रोजेक्ट जमा करने के लिए, समय प्रबंधन की आदत विकसित करने के लिए भी इस गूगल कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। एक और सॉफ्टवेयर जो गूगल कैलेंडर के अलावा बहुत प्रयोग होता है उसको हम FET बोलते हैं, फ्री इवोल्यूशनरी टाइम टेबलिंग। ये एक तरह का निःशुल्क सॉफ्टवेयर है जो स्वचालित तरीके से किसी भी शैक्षणिक संस्था की समय सारणी का निर्धारण करता है। ये मुक्त स्रोत पर उपलब्ध है, चूंकि ये GNU AGPL लाइसेंस के तहत होता है। इसका पूरा नाम फ्री इवोल्यूशनरी टाइम टेबलिंग है। इसकी जो एल्गोरिथम होती है वो पूर्णतः स्वचालित होती है और इसमें हस्तकार्यों को भी स्थान है। इसमें स्वतंत्र क्रियान्वीकरण संभव है। इसमें XML फॉर्मेट से CSV फॉर्मेट से सूचनाएं आयात हो सकती हैं। HTML फॉर्मेट, XML फॉर्मेट और CSV फॉर्मेट में जो भी जानकारी है वो निर्यात अर्थात डाउनलोड की जा सकती है। लचीली विद्यार्थी संरचना को ये मदद करता है, व्यवस्थित सेट बना सकता है। वार्षिक तौर पर क्या क्रियाकलाप करने हैं, सामूहिक तौर पर क्रियाकलाप करने हैं, उपसामूहिक तौर पर क्रियाकलाप करने हैं, व्यक्तिगत विद्यार्थी का व्यू, टीचर का व्यू, इसको अलग अलग निर्धारित कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण उपकरण विद्यार्थी पोर्टफोलियो है। वास्तव में एक विद्यार्थी पूरे वर्ष क्या करता है, जब हम सतत और निरंतर मूल्यांकन की बात करते हैं तब पोर्टफोलियो हमारे हाथ में एक अच्छा उपकरण है। किसी भी व्यक्ति की योग्यताओं के सेट का प्रदर्शन करने वाली शिल्पकृति का संग्रह इसमें होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से यदि तैयार किया जाता है तो हम इसे ई-पोर्टफोलियो कह देते हैं। आजकल बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, निःशुल्क उपलब्ध हैं और उनको आप डाउनलोड करके वो ई-पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये बच्चों की ई-लर्निंग में क्या प्रगति हुई है उसको प्रदर्शित करता है, उसके अधिगम परिणाम क्या हो रहे हैं, कोई टेक्स्ट फाइल है, चित्र है, मल्टीमीडिया है, ब्लॉग है, हाइपरलिंकिंग, सब कुछ इसमें संभव है। ये बेसिकली विद्यार्थी की योग्यता और स्व अभिव्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होता है। मूलतः 3 प्रकार के ई पोर्टफोलियो प्रयोग होते हैं। एक होते हैं विकासात्मक पोर्टफोलियो। ऐसे पोर्टफोलियो सतत तौर पर प्रदर्शित होते हैं और ये बचाते हैं कि एक समय के साथ विद्यार्थी ने क्या प्रगति की, किन किन क्षेत्रों में विद्यार्थी की प्रगति हो रही है। दूसरे होते हैं आकलन पोर्टफोलियो, जिनका उपयोग हम तब करते हैं जब हम विद्यार्थी की उपलब्धि का आकलन करते हैं, विद्यार्थी की क्षमता का आकलन करते हैं, किसी एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत अर्जित कौशलों का उसको प्रदर्शन करना होता है और उनका हम आकलन करते हैं। प्रदर्शन पोर्टफोलियो सामान्यतः एक विद्यार्थी तब प्रयोग करता है जब वो कोई विशिष्ट कार्य करता है, कोई कौशल उसने अर्जित किया है, कोई अनुकरणीय कार्य किया है, कोई उसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम है, उसको प्रदर्शित करने के लिए, अपनी विशिष्टता को सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे टूल्स हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। ऐसा हर कोई टूल जिसमें आप अपनी शिल्पकृति, अपनी वर्क, अपनी एक्टिविटी को प्रदर्शित कर सकें, वो पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। यदि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है तो आप साधारण पोर्टफोलियो पावरपॉइंट बनाकर वहाँ भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टफोलियो प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मुक्त सोर्स सॉफ्टवेयर है महारा एक वेब एप्लीकेशन है जो ई पोर्टफोलियो निर्माण में आपकी काफ़ी मदद करती है। आप इसमें जर्नल तैयार कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं, सोशल मीडिया के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा कर सकते हैं। इसको आप mahara.org से डाउनलोड कर सकते हैं। आकलन और मूल्यांकन का प्रबंधन भी आजकल ई फॉर्म में किया जाता है। आकलन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत सारे कार्य आकलन में हमको करने होते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण करना है, उनका उद्देश्यों के साथ निर्धारण करना है, हमने जो अपेक्षित अधिगम लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनके साथ उनकी मैपिंग करनी है, हमें मंथली मासिक तौर पर परीक्षाएं लेनी हैं, हमको साप्ताहिक आकलन करने हैं, हमको दैनिक आकलन करने हैं, हमको सतत मूल्यांकन करना है। तमाम तरह के आकलन और मूल्यांकन से जुड़ी प्रक्रियाएं होती हैं जो यदि हम ICT आधारित उपकरणों का प्रयोग करें तो वे बड़ी बेहतर ढंग से हो सकती हैं। ICT आधारित उपकरणों को प्रयोग करने के लिए जियोफ्री क्रिस्प ने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि ICT आधारित आकलन जो है वो एक तो कई उपकरणों के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप है उससे भी किया जा सकता है, और आपके पास iPad या स्मार्ट मोबाइल फ़ोन जैसे सचल संप्रेषण उपकरण है तो उनके भी साथ हो सकता है। साथ ही आप इसमें विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट्स में कर सकते हैं। आप टेक्स्ट फॉर्मेट में ले सकते हैं, आप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको PDF बोलते हैं उसमें ले सकते हैं, आप मल्टीमीडिया फॉर्मेट जैसे ऑडियो फॉर्मेट है, साउंड है, वीडियो है, इमेज है, इन सबको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। हम सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तौर पर विद्यार्थियों का आकलन कर सकते हैं। हम एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस अर्थात तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक दोनों प्रकार से आकलन कर सकते हैं। आज के दौर में ICT के इतने उपकरण उपलब्ध हैं कि हम किसी भी उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे
लर्नर एक्टिविटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे EXE लर्निंग है, एक्सआर्ट है, अडाप्ट है। बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम आकलन के लिए क्विज तैयार कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। और यहाँ पर क्लोज प्रश्न, बहुविधि प्रकार के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति, मिलान, ड्रैग एंड ड्रॉप, कई प्रकार के प्रश्न यहाँ निर्मित हो सकते हैं। बहुत सारे आकलन उपकरण ऐसे हैं जो किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट होते हैं। तो LMS आधारित आकलन उपकरण होते हैं, जैसे कैनवस, मूडल, ब्लैक बोर्ड। इन सब में भी बहुत सारे हम आकलन कर सकते हैं। इसमें प्रश्न बैंक का निर्माण हो सकता है, इनमें सामग्रियों का सर्जन हो सकता है, कार्यान्वयन हो सकता है, प्रबंधन हो सकता है, कई प्रकार के परीक्षण यहाँ हो सकते हैं। हम निबंध प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं, मिलान प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं, अंतःस्थापित जवाब जिसमें क्लोज परीक्षण या स्तंभ हो सकते हैं, बहुविकल्पीय हो सकते हैं, लघुत्तरीय हो सकते हैं, आंकिक हो सकते हैं, सत्य असत्य, ड्रैग एंड ड्रॉप, जिग्सा पजल, मल्टीपल ऑप्शंस, बहुचुनाव, बहुत प्रकार की प्रश्नों की स्वरूप इन उपकरणों में उपलब्ध होते हैं। हम हॉट पोटैटो सूट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 6 एप्लीकेशंस होते हैं, जिसके माध्यम से आप अंतःक्रियात्मक, बहुविकल्पीय चयन, लघुत्तरीय, अव्यवस्थित वाक्य, क्रॉसवर्ड, मिलान और रिक्त स्थान प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। रोगो नॉटिंघम यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था एक कंप्लीट असेसमेंट सिस्टम है, असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको आकलन प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। यहाँ आप आकलन ऑनलाइन आकलन प्रश्नों की रचना कर सकते हैं, उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं, और ये संपूर्ण प्रणाली है जो प्रश्न तैयार करने, प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा परिणामों के विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने तक प्रत्येक काम इससे किया जा सकता है। और ये फॉर्मेटिव और समेटिव, रचनात्मक और संकलात्मक दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए, सर्वेक्षणों के लिए इसका प्रयोग संभव है। ICT का प्रयोग हम वित्तीय प्रबंधन में भी करते हैं। विद्यालय फीस का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण प्रबंधन है। बहुत सारे विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के शुल्क होते हैं, उनको बहुत प्रकार के वाउचर चाहिए होते हैं। कई बार हम व्यक्तिगत तौर पर शुल्क एकत्रित करते हैं, कई बार हम कक्षा या समूह के तौर पर शुल्क एकत्रित करते हैं। और यदि हम एक ICT टूल का इसके लिए प्रयोग करें तो इसमें यूज़र लॉगिन करके सीधे अपनी फीस जमा कर सकता है, उसकी रसीद डाउनलोड कर सकता है, चाहे वो मासिक फीस की इनवॉइस हो, चाहे वो विद्यार्थी अनुसार फीस हो, कक्षा अनुसार फीस हो, पेनाल्टी इनवॉइस हो, पेड नॉन पेड हो, स्वचालित इनवॉइस हो, PDF फॉर्म में इनवॉइस रिपोर्ट करना हो, एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करना हो, फीस या फाइन में छूट को इंटीग्रेट करना हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। साथ ही कुछ ऐसे बजट सॉफ्टवेयर्स हैं जो पूरे विद्यालय का बजट तैयार कर सकते हैं, जैसे स्कूल बजट प्रोग्राम। ये विद्यालय की विभागीय बजट आवंटन से लेकर के संबंधित कार्य की जानकारी सब कुछ उपलब्ध कराता है। अलग अलग अध्यापकों के मध्य इसको वितरित कर दिया जाता है। ये विभाग के बजट के प्रबंधन और उसकी ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है। SBS ऑनलाइन एक बहुत अच्छा बजट प्रबंधन टूल है। ये क्लाउड आधारित बजट प्रबंधन प्रणाली है जो बहुत सुरक्षित है। इसमें बजट योजना, मॉनिटरिंग दोनों का समावेश रहता है। यहाँ योजना बना सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, सैलरी मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत प्रकार के ऑप्शन इसमें उपलब्ध हैं। एक और अच्छा ऑप्शन HCSS बजटिंग है, जो विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में वित्त विशेषज्ञ के लिए डिज़ाइन किया गया है और शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। विद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों को उनकी धनराशि को कैसे प्रयोग करना है, इसकी योजना बनाने में ये सहायता करता है। अगले 5 साल तक बजट कैसा होगा, कितने बजट की आवश्यकता होगी, इसका फोरकास्ट अर्थात पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विद्यालय को परिवर्तनीय परिस्थितियों में यदि वित्तीय प्रबंधन करने हैं, कुछ स्टाफ के खर्च में कटौती करनी है या वृद्धि करनी है, उसकी योजना बनाने में भी ये सॉफ्टवेयर सहायक है। सूचना संप्रेषण तकनीकी इसके साथ साथ अकाउंटिंग में बहुत प्रभावी है। वित्तीय लेन देन का उचित रूप से रिकॉर्ड रखने और सटीकता के साथ व्यय राशि का पता लगाने के लिए यह एक व्यवस्थित प्रणाली है। हाथ से लेजर बुक और कैश बुक का लेन देन अंकित करते समय गलतियां होने की संभावना रहती थी, इसलिए आजकल मुख्यतः लेजर और कैश बुक कंप्यूटर आधारित ही होते हैं और इन्होंने हाथ के इस्तेमाल को लगभग हरा दिया है। बहुत से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे उपलब्ध हैं जो प्रत्येक वित्तीय लेन देन का हिसाब किताब रख सकते हैं, जहां भी जरूरत हो वहां रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे GNU कैश। GNU कैश एक इंडिविजुअल छोटे संस्थानों के लिए प्रयोग किया जाने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो निःशुल्क रूप में उपलब्ध है, क्योंकि ये GNU GPL लाइसेंस के साथ होता है और लाइनेक्स पर काम करता है। बहुत फ्लेक्सिबल है, आसानी से इसको प्रयोग किया जा सकता है। इसमें हम बैंक अकाउंट, स्टॉक, आय, व्यय, इन सब का हिसाब किताब रख सकते हैं। इसको चेकबुक रजिस्टर की तरह प्रयोग कर सकते हैं, एक बैलेंस बुक बना सकते हैं। रिपोर्टिंग बहुत आसान होती है, तो ये एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम पर काम करता है। SQL लेजर @QERP भी एक बहुत अच्छा निःशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है जो कि डबल एंट्री अकाउंटिंग और ERP प्रणाली है, अर्थात अकाउंटिंग आंकड़ों को SQL डेटाबेस सर्वर के साथ इस पर संग्रह किया जाता है।
पूर्णतः इस प्रणाली में एक अकाउंटेंट चार्ट के माध्यम से जुड़ा रहता है और प्रत्येक आइटम को आय, व्यय, वस्तु सूची, कर अकाउंट इनके साथ जोड़ा जाता है। जब उसके कर का किसी चीज़ का क्रय या विक्रय होता है तो ये अकाउंट अपने आप अपडेट हो जाता है, अद्यतन हो जाता है। बहुत सारे विद्यालय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो शुल्क युक्त हैं, जो ट्रेडमार्क हैं, जो आसानी से उपलब्ध हैं लेकिन किसी खर्च के साथ आते हैं, जैसे ब्लैक बैंड है, स्कूल अकाउंटिंग है, जोहो बुक्स है, माई स्कूल अकाउंटिंग है, स्लिक पी है और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उपलब्ध हैं। हम इसके अलावा कहाँ आईसीटी का प्रयोग करते हैं? मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा, शिक्षा में ऐसा कोई विषय है ही नहीं जहाँ हम आईसीटी का प्रयोग नहीं कर सकते। और आईसीटी का प्रयोग आजकल बहुत अधिक किया जा रहा है शैक्षणिक संसाधनों का निर्माण करने और उनको साझा करने के लिए। एनसीईआरटी ने ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म बनाया, ई पाठशाला। इस पर सभी शैक्षणिक संसाधन, चाहे पाठ्य पुस्तक हो, श्रव्य कार्यक्रम हो, पत्रिकाएं हो, विभिन्न प्रकार के प्रिंट नॉन प्रिंट मटेरियल हो, ये सब यहाँ उपलब्ध है और ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और उन्होंने इसका मोबाइल ऐप भी बनाया है। ये दो प्रकार की चुनौतियों से निपटता है। एक तो इसमें अलग अलग प्रकार के अनुयायी गण अर्थात विद्यार्थी, अध्यापक, स्कूल मैनेजमेंट सब तक ये पहुँचता है। साथ ही डिजिटल अलगाव को दूर करता है, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई अलगाव को दूर करता है। आज की तिथि में हम देखें तो एनसीईआरटी की लगभग सभी पाठ्य पुस्तकें डिजिटल रूप से ई पाठशाला पर उपलब्ध हैं और ये अध्ययन सामग्री हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी 3 भाषाओं में फिलहाल उपलब्ध है, लेकिन भविष्य में इसकी देश की सभी राज्य भाषाओं या 8th शेड्यूल की जो 22 भाषाएं हैं उन सब में इसकी संभावना है कि भविष्य में ऐसा भी हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं प्रबंधन सूचना प्रणाली। यदि हमें आईसीटी के बेहतर उपयोग को करना है तो हमें विद्यालय आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली को बहुत सुदृढ़ बनाना होगा, क्योंकि इसमें सभी संसाधनों का विवरण होता है, उनका उपयोग कैसे किया जाना है, उनको साझा कैसे किया जाना है और इसमें बड़ी भूमिका लैन की रहती है, लोकल एरिया नेटवर्क जो विद्यालय का होता है वो, क्योंकि वो बहुत सारी ऑफिस प्रक्रियाओं जैसे रिकॉर्डों का रखरखाव है, विद्यार्थी संबंधी प्रक्रियाएं हैं, संसाधन योजना है, आवंटन है, सबका स्वचालित अनुप्रयोग यहाँ होता है। इस तरह से हम कीमत और प्रयास और समय तीनों की बचत कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी विद्यालय आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली सीबीएसई ने बनाई, जिसको सारांश नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य विद्यालय और माता पिता तथा अभिभावकों के साथ अंतःक्रिया को बेहतर बनाकर बच्चों की शिक्षा को अच्छा बनाना है। ये टूल विद्यालयों में जितने भी आंकड़े उपलब्ध हैं उनके विश्लेषण के माध्यम से विद्यार्थियों, अध्यापक और पाठ्यचर्या के बिंदुओं की पहचान करता है, जहां पर सुधार की आवश्यकता है, परिणाम की तुलना करता है, परिवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए हम आवश्यक कदम उठा सकते हैं। 2015 में इसका मोबाइल ऐप जारी किया गया, जिसकी मदद से अभिभावक और विद्यार्थी अपने परिणाम को विद्यालय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संदर्भ में देख सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। वास्तव में इसको 2015 द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ पहल का पुरस्कार ई इंडिया द्वारा भी इसको दिया गया था। आजकल सूचना संप्रेषण एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसमें आईसीटी अपनी भूमिका निभाती है। आइए संक्षेप में देखें कि आईसीटी कैसे कैसे सूचना संप्रेषण करती है। एसएमएस या त्वरित संदेश प्रेषण, इन दिनों विद्यालय अभिभावकों के पास उनके बच्चों की उपस्थिति का विवरण एसएमएस से भेजते हैं। अभिभावकों को जानकारी मिलती है कि बच्चा विद्यालय में उपस्थित है, अनुपस्थित है या विद्यालय पहुंचा ही नहीं। आजकल जो त्वरित संदेश प्रेषण सेवाएं हैं जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, इनका प्रचलन भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही बहुत सारे संस्थान, वहाँ के अध्यापक वेबसाइट्स या ब्लॉग मेंटेन करते हैं। सीबीएसई ने तो अपने सभी विद्यालयों को अपनी वेबसाइट तैयार करने का निर्देश दिया है कि वो अनिवार्य तौर पर होनी चाहिए। तो विद्यालय संबंधी बहुत सारी जानकारी, संपर्क की सूचना, उद्देश्य, मूलभूत सुविधाएं, वहाँ के नियम, समय सारणी, स्टाफ की सूची, ये सब चीज़ें हमको विद्यालय की वेबसाइट से मिल जाती हैं। कई बार विद्यालय की वेबसाइट पर वहाँ का मासिक और वार्षिक कैलेंडर भी प्रदर्शित रहता है। अभिभावकों व अन्य हितधारकों के लिए जो भी उपयोगी जानकारी है, जैसे कहीं विद्यालय भ्रमण जाना है, कोई गोष्ठी होनी है, कोई पारस्परिक मिलन संध्या होनी है, विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के चित्र, ये सब चीज़ें वहाँ रखे जाते हैं। बहुत सारे लोग इसके साथ साथ गूगल और वर्डप्रेस में जो निःशुल्क ब्लॉगिंग सेवाएं हैं उनका भी उपलब्ध करते हैं। विद्यालय ब्लॉग तैयार करते हैं, नियमित रूप से उनको अद्यतन करते हैं और उससे वे विद्यालय संबंधी सूचनाओं को अध्यापक, विद्यार्थी और जनसाधारण तक पहुँचाते हैं। बहुत सारी ईमेल सुविधाओं का आजकल प्रयोग किया जाता है, विद्यालय निरंतर ईमेल भेजते हैं। कुछ विद्यालय ई समाचार पत्र का प्रयोग करते हैं, जहाँ वे साप्ताहिक तौर पर या मासिक तौर पर उस विद्यालय में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, जहाँ विद्यार्थियों की भागीदारी है, उन सब की जानकारी देते हैं। ईमेल का प्रयोग अध्यापक भी करते हैं। उन्हें कभी कभी अभिभावकों और विद्यार्थियों के साथ संबंध स्थापित करना होता है। कई बार उन्हें कोई सूचनाएं भेजनी होती हैं तो वे ईमेल के माध्यम से भेजती हैं। इसका लाभ ये है कि इसको आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं, अधिगम पर चैट कर सकते हैं, चर्चा समूहों के साथ जोड़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि शायद ही शिक्षण, अधिगम प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन का कोई ऐसा आयाम है
जहां आईसीटी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। हमने इस चर्चा में ये प्रयास किया कि शिक्षण अधिगम, कक्षा कक्ष शिक्षण अधिगम के अतिरिक्त जितने भी आयाम हैं, जहां जहां आईसीटी अर्थात सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो सकता है, उसकी संक्षिप्त जानकारी आपको हम उपलब्ध कराएं। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन क्षेत्रों में और जानकारी एकत्र करेंगे और अपनी समझ बेहतर ढंग से विकसित करेंगे तथा आईसीटी के विभिन्न अनुप्रयोग जो शैक्षणिक कार्यों में, गैर शैक्षणिक कार्यों में, संस्थागत कार्यों में, विद्यालयों में, मानव संसाधन प्रबंधन में हो सकते हैं, उन सब को जानेंगे, समझेंगे, प्रयोग करेंगे और अपने आप को उन सब प्रयोगों के लिए तैयार करेंगे। आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।